हेलो दोस्तों, क्रिकेट हाइलाइट्स एंड फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी टीम के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। तो दोस्तों, आज हम जिस महामुकाबले का डीप डाइव करने वाले हैं ना, वो खेल के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एकदम सही कहा। 8 मार्च 2026 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले। आज हमारी चर्चा के केंद्र में है भारत बनाम न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड मतलब एक ऐसा खिताबी मुकाबला जिसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो भी जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर हम इस मैच के टैक्टिक्स पर बात करेंगे, खिलाड़ियों के जो मैचअप्स हैं। हाँ, वो बहुत क्रूशल होने वाले हैं। हाँ, और उन आईसीसी नियमों को भी गहराई से समझेंगे जो इस पूरे फाइनल का पूरा का पूरा स्वरूप ही तय कर सकते हैं। और पता है इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? जी, वो ये है कि मैदान पर मुकाबला सिर्फ गेंद और बल्ले के बीच नहीं है इस बार। मौसम। बिल्कुल, मौसम विभाग के पूर्वानुमानों ने इस फाइनल में ना एक अलग ही लेवल का एक अलग ही रोमांच और अनिश्चितता जोड़ दी है। तो आज हम सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म या पिच के मिजाज पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात का भी बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि अगर बारिश होती है तो आईसीसी के नियम इन टीमों की रणनीति को कैसे बदल देते हैं। सही बात है। मैं बता रही हूँ, एक T20 मैच में जब ओवर्स कम होते हैं ना, या फिर मैच अगले दिन खिसकता है, तो पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक की कप्तानों की पूरी सोच बदल जाती है। एकदम सही कहा। और उस रणनीति पर बात करने से पहले ना, मुझे लगता है उस माहौल को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों जरा सोचिए, अहमदाबाद का वो विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक, हाँ, दर्शकों का हुजूम मौजूद है। खचाखच भरा हुआ है, पूरा क्राउड चीयर कर रहा है, और फ्लड लाइट्स की चकाचौंध के बीच, मैदान के ठीक बीचों बीच वो T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी रखी है। क्या नजारा होगा वो। और भारतीय टीम ना डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान में उतर रही है। बिल्कुल। उनके पास इतिहास रचने और रिकॉर्ड तीसरी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का एक सुनहरा मौका है। और घरेलू दर्शकों का दबाव तो होगा ही। बिल्कुल होगा। उनकी उम्मीदों का एक पूरा सैलाब है वहां। ये सिर्फ एक खिताबी बचाव नहीं है दोस्तों, ये अपनी बादशाहत को पूरी दुनिया के सामने फिर से साबित करने की एक बहुत बड़ी जिद है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो खड़ी है न्यूजीलैंड की टीम। पिछले 5 सालों का उनका सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। हाँ, 2021 का वर्ल्ड कप। बिल्कुल। 2021 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद से कीवी टीम लगातार बड़े टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबलों में अपनी जगह बनाती रही है। ये बाधा पार करना ना, वो उनके लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। अब पूरे 5 लंबे सालों के बाद वे फिर से खिताबी मुकाबले में हैं। और उनकी नजरें अपने इतिहास में पहली बार T20 चैंपियन बनने पर टिकी हैं। ये टीम ना हमेशा वो अंडरडॉग का तमगा लेकर चलती है। बिल्कुल। लेकिन इनके पास रणनीति बनाने और दबाव को सोखने की जो क्षमता है, वो इन्हें इस फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर इस महामुकाबले में कोई विरोधी टीम नहीं बल्कि मौसम खुद एक विलन बन जाए तो? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों सोचिए, अगर बारिश ने ये पूरा फाइनल धो दिया तो क्या होगा? देखिए क्रिकेट फैंस, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें आईसीसी के नियमों को समझना होगा। मैं इसे ना एकदम सिंपल तरीके से, जैसे क्लासरूम में हम ब्लैक बोर्ड पर फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, वैसे समझाती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि नियम थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। एक है अतिरिक्त समय या एक्स्ट्रा टाइम। हाँ। किसी भी आम द्विपक्षीय T20 सीरीज में क्या होता है, बारिश शुरू होते ही बहुत जल्द ओवर्स में कटौती शुरू हो जाती है। हाँ, डकवर्थ लुईस आ जाता है। एकदम। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर आईसीसी का स्पष्ट निर्देश है कि मैच को पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। ओवर जल्दी कम नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए अंपायर्स के पास पूरे 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का अतिरिक्त समय होता है। ओके। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी T20 फाइनल में उसका नतीजा निकालने के लिए कम से कम 10-10 ओवर का मैच होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जबकि आम T20 मैचों में तो ये लिमिट 5-5 ओवर की होती है ना? सही कहा।
आम मैचों में 5 ओवर, लेकिन फाइनल में कम से कम 10 ओवर दोनों टीमों को खेलने ही होंगे। और अगर ये 10 ओवर का मैच होता है तो इसका इम्पैक्ट मतलब सामरिक प्रभाव क्या पड़ता है? हाँ, इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मान लीजिए मैच शुरू होने से पहले ही बारिश आ जाती है और कप्तानों को ये पता चलता है कि अब 20 के बजाय सिर्फ 10-10 ओवर का ही खेल होगा। तो गेम प्लान तो पूरा पलट जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में पूरी टीम की रणनीति बदल जाती है। बल्लेबाजों के पास पिच पर सेट होने का कोई समय नहीं होता। पहली ही गेंद से मारना होगा। हाँ, पहली ही गेंद से बड़ी शॉट्स खेलने का भारी दबाव होता है। और गेंदबाजी में देखें, हर गेंदबाज का जो कोटा है वो कम होके सिर्फ 2-2 ओवर का रह जाता है। ऐसे में कप्तानों को ये तय करना पड़ता है कि वे अपने मेन बॉलर्स का इस्तेमाल पावर प्ले में करें या फिर डेथ ओवर्स के लिए उन्हें बचाकर रखें। और डकवर्थ लुइस मेथड मतलब डीएलएस भी तो ऐसी स्थिति में बहुत क्रूशल हो जाता है। बहुत ज्यादा क्रूशल। लक्ष्य का पीछा करे टीम को हर ओवर के बाद, बल्कि हर गेंद के बाद ये ध्यान रखना पड़ता है कि डीएलएस के पार स्कोर के हिसाब से वे आगे चल रहे हैं या पीछे। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक और पहलू ये भी है कि अगर मान लीजिए खेल शुरू हो चुका है और बीच में बारिश आ जाए और जो 120 मिनट का अतिरिक्त समय था वो भी खत्म हो जाए और 10-10 ओवर का खेल पूरा करना भी संभव ना हो, तब क्या होगा? तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो आईसीसी के नियम नंबर 2 के तहत मैच सीधा रिजर्व डे पर जाएगा। मतलब अगले दिन 9 मार्च को। हाँ, 9 मार्च को। और रिजर्व डे का नियम अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। कई फैंस को लगता है कि अगले दिन मैच दोबारा एकदम शुरू से, मतलब 0 से शुरू होगा। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम ये कहता है कि 8 मार्च को मैच जिस गेंद पर और जिस स्थिति में रुका था ना, 9 मार्च को ठीक उसी पॉइंट से खेल आगे बढ़ेगा। अरे वाह! लेकिन पता है, खिलाड़ियों की मानसिकता के नजरिए से देखूं तो ये सबसे मुश्किल स्थितियों में से एक है। बिल्कुल। मतलब एक बल्लेबाज के तौर पर सोचिए दोस्तों, कोई बल्लेबाज 15 गेंदों पर 30 रन बना के खेल रहा है, एकदम फॉर्म में है। हाँ, उसकी टाइमिंग बेहतरीन चल रही है, वो गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी है और अचानक अंपायर बारिश के कारण खेल रोक देते हैं। मोमेंटम ही टूट गया। बिल्कुल, मैच रिजर्व डे पर चला जाता है। अब उस बल्लेबाज को रात भर होटल में उसी स्कोर के साथ रहना है, वो टेंशन, और अगले दिन मैदान पर उतरकर फिर से 0 से अपनी एकाग्रता बनानी है। और वहीं दूसरी तरफ आप गेंदबाजों को देखिए, उन्हें एक पूरी रात का आराम मिल जाता है। हाँ, वे अपनी रणनीतियों पर दोबारा आराम से विचार कर सकते हैं और अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ वापसी कर सकते हैं। तो मोमेंटम का ये जो अचानक टूटना है ना, ये अक्सर उस टीम को नुकसान पहुंचाता है जो बारिश से पहले मैच में हावी हो रही होती है। सही कहा। सामरिक नजरिए से ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। बताइए। मान लीजिए 8 मार्च को मौसम इतना खराब रहता है कि टॉस तक नहीं हो पाता। ओके। पूरे दिन लगातार बारिश होती है और एक भी गेंद नहीं फेंकी जा पाती है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आता है नियम नंबर 3, फुल वॉशआउट का नियम। अगर 8 मार्च को एक भी गेंद नहीं डलती है तो आईसीसी का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, 8 मार्च के पूरे दिन को रद्द माना जाएगा। और फिर 9 मार्च को यानी रिजर्व डे पर एकदम नया और पूरा 20-20 ओवर का मैच खेला जाएगा। मतलब टॉस भी नया होगा? बिल्कुल नया टॉस होगा, नई पिच का आकलन होगा और दोनों टीमों को पूरे 20 ओवर खेलने का एक फेयर और निष्पक्ष मौका मिलेगा। ये स्थिति मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए मानसिक रूप से थोड़ी सी आसान होती होगी, क्योंकि उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, तो प्लानिंग भी नए सिरे से हो सकती है। लेकिन क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है ना, और मौसम तो उससे भी बड़ा अनिश्चित तत्व है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे रोमांचक या कहूं सबसे डरावने हिस्से पर। नियम नंबर 4। हाँ, 9 मार्च को भी लगातार भारी बारिश होती है, मतलब रिजर्व डे भी धुल जाए, मैदान पूरी तरह से गीला हो जाता है और लाख कोशिशों के बावजूद दोनों पारियों में कम से कम 10-10 ओवर का खेल भी नहीं हो पाता। तो फिर क्रिकेट के नियमों के तहत वो फैसला लिया जाएगा जो कोई भी फैन या कोई भी खिलाड़ी कभी नहीं चाहता, ट्रॉफी शेयर करना। हाँ, ऐसी स्थिति में भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों को T20 वर्ल्ड कप 2026 का संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा और ट्रॉफी दोनों कप्तानों के बीच साझा की जाएगी। मतलब ट्रॉफी साझा करना, ये कागजों पर और नियमों की किताब में तो एक बहुत ही तार्किक, मतलब लॉजिकल फैसला लगता है। लेकिन एक खिलाड़ी और एक क्रिकेट फैन के नजरिए से देखूं तो ये किसी अधूरे सपने जैसा है। एकदम सही कहा आपने। सालों की मेहनत होती है, नॉकआउट राउंड्स का इतना भारी दबाव झेलकर फाइनल तक का वो सफर तय करना और फिर बिना लड़े ही ट्रॉफी को बांट लेना, वो जीत का असली फील ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं।
वो विजयी रन बनाने का रोमांच, वो आखिरी विकेट गिरने पर हवा में उछलने की खुशी, वो मैदान पर दौड़कर अपनी टीम को गले लगाने का जो एहसास है ना, वो सब कुछ बारिश के पानी में धुल जाता है। हाँ, खेल की असली भावना तो प्रतिस्पर्धा में है, और जब प्रतिस्पर्धा ही नहीं हो पाए तो वो जीत भी नहीं, खालीपन का एहसास दी जाती है। बिल्कुल। और इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब किसी इतने बड़े टूर्नामेंट का फाइनल पूरी तरह से धुल गया हो और ट्रॉफी साझा करनी पड़ी हो। हाँ, 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच ठीक ऐसा ही हुआ था। कोलंबो में। हाँ, और ये स्थिति दर्शकों के लिए भी बहुत ही ज्यादा निराशाजनक होती है, जो दुनिया भर से ट्रैवल करके अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। बिल्कुल। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और पूरे के पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम पर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दिन के अंत में प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ, ये तो है। और नियमों को उसी के अनुसार बनाना पड़ता है ताकि किसी भी एक टीम के साथ कोई अन्याय न हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर हम मौसम को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और मैदान के योद्धाओं की बात करें। हाँ, स्क्वाड एनालिसिस। दोनों टीमों का जो स्क्वाड है ना, उसके जो मैचअप्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। कागजों पर ये दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो पहले भारत के लड़ाकों की बात करते हैं। हाँ, भारतीय बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में ये लाइनअप बेहद बेहद आक्रामक है। स्काई की तो बात ही अलग है। बिल्कुल। T20 फॉर्मेट में फील्ड मैनिपुलेशन, यानी मैदान के हर कोने में गैप ढूंढने की जो कला सूर्य कुमार के पास है ना, वो दुनिया के किसी और बल्लेबाज के पास शायद ही हो। 360 डिग्री प्लेयर है वो। एकदम। और उनके साथ टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा हैं, जिनका सीधा उद्देश्य बस एक होता है, पावर प्ले के 6 ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना। और विकेटकीपर संजू सैमसन। हाँ, संजू सैमसन की स्पिन के खिलाफ जो टाइमिंग है और ईशान किशन का तेज गेंदबाजों पर वो बेखौफ काउंटर अटैक, ये भारतीय टीम को मिडिल ओवर्स में एक बहुत मजबूत आधार देता है। बिल्कुल। और साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगी तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जैसे परिपक्व युवा खिलाड़ी की मौजूदगी ना इस क्रम को बहुत अच्छी स्थिरता, मतलब एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। सही कहा। लेकिन न्यूजीलैंड की फौज भी कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारतीय बल्लेबाजों की इस आक्रामकता को रोकने के लिए ना कीवी टीम के पास एक बेहद संतुलित और विविधता से भरा हुआ गेंदबाजी आक्रमण है। हाँ, कप्तान मिचेल सैंटनर। हाँ, सैंटनर पावर प्ले में अपनी सटीक आर्म बॉल और चतुराई भरी स्पिन से रन गति पर अंकुश लगाने में माहिर हैं। और लॉकी फर्ग्यूसन का क्या? वो सबसे बड़ा खतरा होंगे। बिल्कुल। उनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने की क्षमता वो किसी भी मजबूत मध्यक्रम को ढा सकती है। इसके अलावा मैट हेनरी की शुरुआती ओवर्स में जो सीम मूवमेंट है और ईश सोढ़ी। हाँ, सोढ़ी का रिकॉर्ड तो भारत के खिलाफ हमेशा अच्छा रहा है। बिल्कुल। ईश सोढ़ी की लेग स्पिन का भारतीय पिचों पर जो रिकॉर्ड रहा है ना, वो कीवी टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। सोढ़ी हमेशा से भारतीय बल्लेबाजों को अपनी फ्लाइटेड गेंदों से ललचाने में सफल रहे हैं। और यही बात इस मुकाबले को बिल्कुल बराबरी का बनाती है। अब अगर हम भारत के ऑलराउंडर्स और निचले क्रम की गहराई पर नजर डालें, वो बहुत डीप है। हाँ, स्थिति और भी मजबूत नजर आती है। हार्दिक पांड्या जैसा मैच विनर, जो न केवल गति में परिवर्तन करके विकेट निकाल सकता है, बल्कि 15वें से 20वें ओवर के बीच किसी भी, मतलब दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक की बखिया उधेड़ सकता है। और उनके साथ शिवम दुबे। हाँ, शिवम दुबे। अगर न्यूजीलैंड बीच के ओवर्स में स्पिनर्स का इस्तेमाल करता है ना, तो शिवम दुबे का काम सिर्फ एक होगा, उन स्पिनर्स के खिलाफ लंबे लंबे छक्के जड़ना और उनकी इकॉनमी रेट को पूरी तरह बिगाड़ना। स्पिन हिटिंग में तो वो कमाल है। बिल्कुल। और फिर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी, ये भारत को बाएं और दाएं हाथ के स्पिन विकल्पों के साथ साथ निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन जोड़ने की ताकत देती है। और पारी का अंत करने के लिए रिंकू सिंह। हाँ, रिंकू सिंह का फिनिशिंग टच भारतीय टीम का सबसे बड़ा भरोसा बन चुका है। मतलब रिंकू की खासियत यह है कि वो यॉर्कर लेंथ गेंदों को भी बाउंड्री के पार भेजने की गजब की क्षमता रखते हैं। लेकिन देखिए, भारत की इस मजबूत बल्लेबाजी का सामना करने के लिए न्यूजीलैंड के पास भी ना काउंटर अटैक करने वाले बल्लेबाजों की एक बहुत लंबी फौज है। हाँ, फिन एलन। बिल्कुल। फिन एलन जिस तरह से अपनी पारी की शुरुआत करते हैं, वो किसी भी टीम के गेम प्लान को ना पहले 2 ओवर्स में ही पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। रचिन रविंद्रा भी तो हैं। हाँ, रचिन रविंद्रा का क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना और तेज गेंदबाजों की गति का चालाकी से इस्तेमाल करना, ये भारतीय पिचों पर काफी कारगर साबित होता है। इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। फिलिप्स क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके लिए यॉर्कर गेंदों को खेलना भी बहुत आसान हो जाता है। और साथ ही डेवन कॉनवे और मार्क चैपमैन जैसे बल्लेबाज ये पारी को एंकर करने और जरूरत पड़ने पर गेयर बदलने में पूरी तरह से सक्षम है।
और भूलिए मत, विकेट कीपर टिम सीफोर्ड भी है हमके पास। हाँ, सीफोर्ड भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इन कीवी बल्लेबाजों को खामोश रखने की जो जिम्मेदारी होगी जी, वो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर होगी, जो सच कहूं तो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप्स में से एक है। बिना किसी शक के जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, बस नाम ही काफी है। एकदम। बुमराह का नाम ही विपक्षी बल्लेबाजों के दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। उनकी सटीक यॉर्कर, उनकी स्लोअर बाउंसर और डेथ ओवर्स में उनका जो इकोनॉमी रेट है ना, वो भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और उनका साथ देने के लिए अर्शदीप सिंह है। हाँ, अर्शदीप का बाएं हाथ का एंगल। बिल्कुल। शुरुआती ओवर्स में गेंद को स्विंग कराने की उनकी कला कॉनवे और फिनेलिन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। और मोहम्मद सिराज की सीम बॉलिंग, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल है। और स्पिन डिपार्टमेंट में तो कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन। कुलदीप की तो बात ही अलग है। बिल्कुल, कुलदीप की गेंदें जब लाल मिट्टी की पिच पर टर्न और बाउंस लेती है ना, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ना लगभग असंभव सा हो जाता है। और देखिए, न्यूजीलैंड के पास भी जेम्स नीशम, कोल मैकॉन्ची और काइल जैमिसन जैसे अनुभवी विकल्प हैं। जैकब डफी भी। हाँ, डफी भी। तो इस पूरे स्क्वाड एनालिसिस से ना एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि रणनीतिक तौर पर ये दोनों टीम्स एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एकदम सही। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था ना, इस फाइनल में सबसे बड़ा फैक्टर जो रणनीतियों को पलक झपकते बदलने की ताकत रखता है, वो है मौसम। बारिश। हाँ, T20 क्रिकेट वैसे ही मोमेंटम का खेल है और बारिश का दखल इस मोमेंटम को पूरी तरह से, मतलब एकदम से तोड़ सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस पूरे डीप डाइव और विश्लेषण को समेटते हुए ना, ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि अहमदाबाद के इस विशाल मैदान पर जो जंग होने वाली है, उसके दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। बहुत ज्यादा। एक तरफ भारतीय टीम की अजीब मानसिकता और गहराई से भरा हुआ उनका स्क्वाड है, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की पलटवार करने की क्षमता और उनकी घातक तेज गेंदबाजी। बारिश के नियम अपनी जगह है, अतिरिक्त समय और रिजर्व डे के गणित अपनी जगह है, लेकिन जब ये 22 खिलाड़ी मैदान की उस सफेद रेखा को पार करेंगे ना, तो उनका एकमात्र लक्ष्य होगा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। बिल्कुल, कोई भी टीम मौसम के भरोसे नहीं बैठ सकती। एकदम नहीं। उन्हें हर स्थिति, हर ओवर और हर गेंद के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना ही होगा। मैं तो कहूंगी कि ये मुकाबला केवल क्रिकेट के कौशल की परीक्षा नहीं है। तो और क्या है? ये दबाव में शांत रहने, विपरीत परिस्थितियों में तेजी से अपनी रणनीति बदलने और एक टीम के रूप में एक दूसरे पर भरोसा करने की परीक्षा है। बहुत सही बात कही आपने। भारत अपनी विरासत को मजबूत करके एक नए युग का, मतलब एक नए एरा का सूत्रपात करना चाहेगा। और न्यूजीलैंड अपने उस 5 साल के सूखे को खत्म करके खेल के पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाना चाहेगा। जो भी टीम इस भारी दबाव को बेहतर तरीके से सोखेगी और मौकों का सही फायदा उठाएगी ना, वही इस महासमर से विजेता बनकर उभरेगी। बिल्कुल, ये एक ऐसा फाइनल होने वाला है जो क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दोनों टीमें अपने चरम पर हैं और एक क्लासिक T20 मुकाबले की सारी सामग्रियां यहां मौजूद हैं। बस बारिश न हो। हाँ, दर्शकों और क्रिकेट फैंस के तौर पर हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमें पूरे 40 ओवर का एक शानदार खेल देखने को मिले और ये बारिश इस महाकाव्य में कोई खलल न डाले। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले ना, मैं एक ऐसे विचार पर, मतलब एक ऐसे सवाल पर चर्चा छोड़ना चाहता हूं जिस पर पूरे क्रिकेट जगत को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो क्या? देखिए, आज के इस दौर में जब क्रिकेट एक मल्टी-बिलियन डॉलर का खेल बन चुका है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। और लाखों करोड़ों फैंस का भारी जुनून इस खेल से जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें अभी भी मौसम के रहमो-करम पर निर्भर रहना चाहिए? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना? हाँ, क्या अब समय नहीं आ गया है कि आईसीसी ये अनिवार्य कर दे कि वर्ल्ड कप जैसे महाकुंभ के जो नॉकआउट मुकाबले हैं और खासकर जो फाइनल है, वो केवल उन्हीं स्टेडियम्स में खेले जाएं जहां रिट्रैक्टेबल रूफ यानी बंद होने वाली छत की सुविधा हो। मतलब इंडोर फैसिलिटी की तरह। हाँ, ताकि खेल की हार या जीत का फैसला आसमान के काले बादल नहीं, बल्कि मैदान पर बहाया गया हमारे खिलाड़ियों का पसीना तय करे। इस पर तो सच में विचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्रिकेट फैंस, इस गहरे सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और क्रिकेट का आनंद लेते रहें।